हमें इस वक्त संभल कर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम आगे जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए दरवाजे खोल कर जाएं। हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज़्यादा काबिल होती है और ज़्यादा ज़हीन होती है, क्योंकि इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है और इंसानियत के तजुर्बों से सीखता है। इस वक्त हमारे पास पुराने ज़माने के बहुत सारे लोगों के तजुर्बात हैं जिसकी बुनियाद पर हम फैसले करते हैं। मैं मानता हूँ हमने कोई जंग नहीं लड़ी, हमने कोई जंग नहीं देखी, लेकिन हमें जंग के बारे में पता है कि जंग के कितने नुकसान होते हैं। आज की इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन, हमारी अगली नस्ल, हमारे बच्चों के लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए ताकि वो जो तरक्की करेंगे उसके आगे कोई भी ऐसा स्पीड ब्रेकर ना हो या कोई ऐसा ब्रेकर ना हो जो उनको मफलूज करे। और जैसे इस वक्त पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन तरक्की की रेस में हम बहुत ही पीछे रह गए हैं। तो क्या सबब थे कि हम इतने पीछे रहे और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारी तरह पीछे नहीं रह जाएं। तो शुरुआत होती है अब्बासी खलीफे से, जिसने जब प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में आम थी तो उसने तुर्की में, बल्कि खिलाफत उस्मानिया जहाँ जहाँ पर काम करती थी, वर्क करती थी, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस मशीन को बैंड कर दिया, जिससे नतीजा यह निकला कि मुसलमान पूरी दुनिया से 200 साल पीछे रह गए। वो जिन्होंने 1000 साल दुनिया पर हुकूमत की थी, आज उन पर कोई और हुकूमत कर रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबब था कि अब्बासी खलीफे ने प्रिंटिंग प्रेस पर बैंड लगाया था, और जिस वजह से हम किताबों की अनमोल नेमत से महरूम रह गए। ऐसी ही चीज़ 2016 के वाले टाइम में पाकिस्तान में हुई, जब यूट्यूब पूरी दुनिया में आम था और यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। कुछ रीजंस थे, लेकिन बैन तो कर दिया गया और उसका कोई भी नेमुल बदल हमारे पाकिस्तान में नहीं था। आज इंडिया में देखो या बांग्लादेश में देखो, पूरी दुनिया में देखो, पता नहीं कितने लोग हैं जो यूट्यूब को एक परमानेंट बिजनेस के तौर पर वहां पर कमाते हैं और कोई काम नहीं करते, लेकिन वहां से इतना कमाते हैं जितना आपके यहाँ 17वीं ग्रेड का ऑफिसर नहीं कमाता। और ऐसी अनमोल चीज को यहाँ पर बैन कर दिया गया। आज आप बाहर के लोग देखें, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आपको कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 5-6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, तो 1-2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एवरेज वो के में ही चलते हैं। जबकि इंडिया देखो, बांग्लादेश देखो, वहां पर मिलियंस में फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। इसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहां से ये वीडियो अपलोड हुई है। खिलाफत उस्मानिया के जो खलीफे थे, उनकी कंजर्वेटिव सोच और आज के हमारे सियासतदानों की कंजर्वेटिव सोच और हमारे समाज में कुछ रहने वाले लोगों की कंजर्वेटिव सोच, वो हमें तरक्की नहीं करने दे रही। फर्ज करें कि आपने एक दुकान खोली और वहां पर कोई जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, आप नजरियाती इख्तलाफात पर क्या उनसे लेन देन करना बंद कर देंगे? तो ये आपका ही नुकसान होगा, इसमें सामने वाले का नुकसान नहीं होगा। वो किसी दूसरी दुकान से भी चीज ले सकता है। यही गलतियां हमने की। सियासतदान जब जज्बाती फैसले लेते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस सियासतदान को नहीं बल्कि पूरी कौम को पड़ता है। तो आज हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम अपनी अगली नस्ल के लिए, अपने अगले आने वाले बच्चों के लिए हम क्या मुस्तकबिल छोड़कर जाते हैं कि वो तरक्की, उनकी तरक्की के आगे कोई रुकावट ना आए। क्योंकि आज हम तरक्की नहीं कर रहे तो उसके रीजन चंद बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो चंद ही आपको ऐसे अनासर मिलेंगे जिस वजह से हमने तरक्की नहीं की है। तो हमें इस वक्त संभल कर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम आगे जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए दरवाजे खोल कर जाएं। हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा काबिल होती है और ज्यादा ज़हीन होती है, क्योंकि इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है और इंसानियत के तजुर्बों से सीखती है। इस वक्त हमारे पास पुराने ज़माने के बहुत सारे लोगों के तजुर्बात हैं जिसकी बुनियाद पर हम फैसले करते हैं। मैं मानता हूँ हमने कोई जंग नहीं लड़ी, हमने कोई जंग नहीं देखी, लेकिन हमें जंग के बारे में पता है कि जंग के कितने नुकसान होते हैं। पुराने ज़माने में और इस ज़माने में आपको एक डिफरेंट नज़र आएगा कि पुराने ज़माने में जंग लड़ी जाती थी हथियारों के जरिए और आज लड़ी जाती है मईशत के जरिए। आज इकोनॉमिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करती है कि वो गरीब हो जाए ताकि वो हथियार ना ले पाए और जिस वजह से वो उस मुल्क को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन एक कंट्री ये कभी भी नहीं चाहती कि उसकी दुश्मन कंट्री के लोगों की मौत हो। आपने माजी में बहुत देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत मसले होते हैं, लेकिन जब कोरोना आई तो पाकिस्तान ने यहाँ से वहां पर एम्बुलेंस भेजी और ऐसी बहुत सारे मसले हुए जहाँ जब इंडिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। अभी फ्लड रिलीफ भी उन्होंने दिया था, आपको पता ही होगा। तो यानी कि दो दुश्मन कंट्रीज भी आपस के में
आप एक दूसरे के बारे में इतना ज़रूर सोचती हैं कि दूसरे मुल्क के लोगों की जान ना चली जाए। यानी कि आज इंसान अपनी गलतियों से बहुत सीखा है और आज इंसान इंसानियत के बारे में बहुत सोचता है। आज इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी के बारे में सोचता है, चाहे वो उसकी दूसरी दुश्मन कंट्री का ही बंदा क्यों ना हो। यही सबब है कि हम पुराने ज़माने के लोगों से ज़्यादा ज़हीन हैं और यही सबब है कि आने वाली नस्ल हमसे ज़्यादा ज़हीन होगी। उनके फ़लसफ़े हमसे मुख्तलिफ होंगे, उनको डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं होगी, उनको लिबरलिज्म की ज़रूरत नहीं होगी। उनके पास ऐसे नज़रिए होंगे जो हमसे भी ज़्यादा बेहतर नज़रिए होंगे, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे औजार बनाएंगे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हम तस्वर भी नहीं कर सकते, हम उनके बारे उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो हमसे काबिल होंगे, वो हमसे ज़हीन होंगे हर लिहाज से, क्योंकि हमारे पास अगर 9000 साल पुराना तजुर्बा है तो हम अगले 100 साल का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास पिछले 9000 और 100 साल के तजुर्बात होंगे, इसलिए वो अगले 200 साल के अंदाजे लगा पाएंगे, इसलिए वो हमसे ज्यादा काबिल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस नस्ल के लिए, उस जनरेशन के लिए हमें क्या करना है। हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना होगा और इस मुआशरे को करप्शन से पाक बनाना होगा। आज हमारा नौजवान अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है, पाकिस्तान की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो अव्वल तो यहाँ पर करप्शन इतनी है कि 1990s की अगर बात करें तो ऐसी जॉब्स दी गई जिसमें कोई टेस्ट नहीं लिया गया था, कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया था, इवन टीचिंग में। लेकिन इस वक्त काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं और मेरिट आम है, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टिंग वगैरह उसमें नौजवानों को जो है रिश्वत देनी पड़ती है, फिर जाकर उनकी पसंदीदा जगह पर पसंदीदा जगह पर उनकी ज्वाइनिंग होती है और उनको अपनी सैलरी स्टार्ट करवाने के लिए ऑफिसरों को बहुत सारा रिश्वत देना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है कि अपनी आगे आने वाली नस्ल जो है उनके लिए एक तो जो है ठीक फैसले लेने पड़ेंगे, ताकि हमारा एक फैसला भी उनकी तरक्की के आड़े ना आए। और उसके अलावा हमें इस मुआशरे को करप्शन से पाक करना पड़ेगा। हमें बुनियादी जो मसले हैं उनको हल करके उनको देना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ही देखें। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज को ही देख लें, वो एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हम इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी जो नेशन है उसकी बाहर इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि हम बाहर के फंड्स पर चलते हैं। हमें अपने मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करना होगा, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो खुलकर और बहादुरी के साथ फैसले ले सके और इस मुल्क को आगे बढ़ाए। और याद रखना, वो हमारे ही बच्चे होंगे, उनके अंदर हमारी ही जीन होगी, हम आगे उनकी शक्ल में जिंदा रहेंगे। तो हमें ये हमारे बच्चों का सर्वाइवल नहीं है, यूं समझ लो कि हमारा सर्वाइवल है। जैसे आज हमारे दादा और नाना की जगह आज हम बैठे हैं। आज मुमकिन है जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे किसी बड़े का ही अंदाज हो, मुमकिन है मेरा कोई बड़ा आज मेरे अंदर ही जिंदा हो, तो मुमकिन है आने वाली जनरेशन जो वो हम उनके अंदर हो। तो इस वजह से हमें कुछ न कुछ उनके लिए करना होगा और उनको एक बेहतर मुस्तकबिल देना पड़ेगा। तो बुनियादी जो मसले मसाइल हैं जो अक्सर मैं इस चैनल पर आपको बताता हूँ, हमें उनको हल करना होगा।